नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। भले ही देश की सबसे बड़ी अदालत यह कहती रहे कि चुनाव में धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते, लेकिन हर बार चुनाव के मौसम में धर्म और जाति के आधार पर वोट लेने के सियासी टेंडर निकाल दिए जाते हैं और हमेशा की तरह धर्म जाति का नाम लेने वाले वोटों के ठेकेदार सामने आ जाते हैं, जो आपके वोट के अधिकार पर अपनी पसंद को थोपकर सियासी सौदेबाजी करते हैं। लेकिन जब वोट आपका है तो इस पर पसंद किसी दूसरे की कैसे हो सकती है? खबरदार में आज हम सबसे पहले इस बड़े सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्या इस देश में मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक है? क्यों मुस्लिम समाज की याद सिर्फ चुनाव के दिनों में आती है? क्यों मुस्लिम समाज के लिए ये वोटों वाले फतवे जारी किए जाते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है और किस पार्टी को वोट नहीं देना है? और क्या देश के मुस्लिम समाज को अपने हालात देखने चाहिए या फिर धर्म के इन ठेकेदारों और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं की पसंद देखनी चाहिए, जिन्हें शायद वो आंख खोलने वाले आंकड़े नहीं पता होंगे जो आज हम आपको दिखाएंगे? लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स, जहां पहले चरण के चुनाव में कल वोटिंग होनी है। सब मिलकर जाएंगे और लोगों को बतलाएंगे कि क्यों बीएसपी बेहतर है समाजवादी पार्टी से। अपील करते हैं कि मुसलमानों से कि बसपा ही एक ऐसी है, कम से कम सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो रहती है उसके अंदर। और जो बहन मायावती जी ने हमको कहा है वो आप लोगों के जरिए तमाम मुसलमानों को, तमाम सेक्युलर फोर्सेस को पहुंचाए। ये कौन लोग हैं जिन्होंने देश के मुस्लिमों का ठेका ले रखा है कि वोट देने का जो हक उनको संविधान से मिला है, उस वोट पर ये अपना अधिकार समझकर किसी पार्टी को वोट देने या ना देने के फतवे जारी कर देते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम बुखारी हर चुनाव से पहले क्यों आकर ये कहते हैं कि वोट उनकी पसंद के हिसाब से ही दें। हर बार की तरह इस बार भी शाही इमाम चुनाव के मौसम में वोट वाला फतवा जारी करने आ गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने मुस्लिमों से कांग्रेस को वोट डालने को कहा था। 2012 की यूपी विधानसभा चुनाव में इन्होंने मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी का साथ देने को कहा था। 2007 की यूपी विधानसभा चुनाव में शाही इमाम समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट डालने को कह रहे थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में इमाम बुखारी बीजेपी को वोट डालने के लिए मुस्लिमों से कह रहे थे। और सिर्फ शाही इमाम ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी भी आज अपना फतवा लेकर आ गए कि मुस्लिम किस पार्टी को वोट दें और किस पार्टी को वोट ना दें। मेरे साथ में हमारे पूरे उस वेस्टर्न यूपी के बहुत ही कद्दावर रिलीजियस लीडर हमारे साथ में हैं और हम सब मिलकर जाएंगे और लोगों को बतलाएंगे कि क्यों बीएसपी बेहतर है समाजवादी पार्टी से। कमाल फारूकी समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं और शाही इमाम के दामाद भी समाजवादी पार्टी के एमएलसी रह चुके हैं। यानी सत्ता के लिए वोटों वाला सौदा ऐसे लोगों के लिए नया नहीं है। जो लोग खुद को इस देश में मुस्लिम वोट का ठेकेदार बरसों से समझते रहे हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की उस राजनीति में जहां खुलकर धर्म के नाम पर वोट मांगने में नेताओं को शर्म नहीं आ रही है। अपने होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर अकेले बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो बिना किसी पक्षपात के उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनके विकास व उत्थान का भी पूरा ध्यान रखती है। मायावती अपनी हर रैली में मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाती हैं और समाजवादी पार्टी के धोखे की बात करके वोट मांगती हैं। तो अखिलेश यादव भी मुस्लिम वोटों के लिए रेस में मायावती से पीछे नहीं छूटना चाहते। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना भी मुस्लिम वोटों के बंटवारे को रोकने की रणनीति बताई गई थी। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान भाइयों को भी अपनी जो प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आबादी के हिसाब से मदद करने का काम।
ये हाल तब है जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने 1 महीने पहले ही कहा था कि नेता चुनाव में जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन अदालत की बात को भी इस देश में कोई कहां सुन रहा है। अदालत ने यह भी कहा था कि ऐसे मामले के सही पाए जाने के बाद उम्मीदवारी भी खारिज की जा सकती है। लेकिन वोट की राजनीति में जब बड़े नेता नहीं सुन रहे तो छुटभइये नेताओं का क्या। तो एक वोट की कीमत कम नहीं होती है भाइयों। ये वोट जो है बड़ा सोच समझ करके देना है। पीछे भी आपने 5 साल देखे थे, किसी मुसलमान ने जो है थाने का गेट नहीं देखा था। ये यूपी में चल रही राजनीति का एक नमूना भर है, जहां कासगंज के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। न सिर्फ वोट बल्कि पुलिस का डर भी दिखा रहे हैं। किसी मुसलमान को थाने चौकी का गेट नहीं मैंने देखने दिया था। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि मोटरसाइकिल रोक ली तो उसको थाने तक पहुंचा दे। बात सिर्फ इस एक उम्मीदवार की नहीं है, बात राजनीति की सोच की है, जिसमें चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना जायज है। और उसमें भी मुस्लिम वोटों के लिए हमेशा की तरह नेता उन ठेकेदारों के भरोसे रहते हैं जिनको लगता है कि उनके कहने पर उनकी पसंद की पार्टी को मुस्लिम वोट दे दे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष भी फतवे जारी कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचकर हम लोगों ने बसपा को जो है अपील करते हैं कि मुसलमानों से कि बसपा ही एक ऐसी कम से कम सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो रहती है उसके अंदर। नेताओं से सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या मुस्लिम इस देश में सिर्फ वोट ही है, और क्यों मुस्लिमों की इतनी बात नेता सिर्फ चुनाव के मौसम में ही करते हैं, और क्यों मुस्लिम वोटों के ठेकेदार चुनाव के मौसम में ही सामने आते हैं। इससे पहले उनको मुस्लिमों की याद क्यों नहीं आती। आज तक ब्यूरो। जब चुनाव आता है तो सबको मुस्लिम वोट याद आने लगते हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। जबकि 2 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया था कि चुनाव में उम्मीदवार धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो चुनाव से अयोग्य हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने अपने फैसले में लिखा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील करने की अनुमति नहीं है। इसीलिए ये भ्रष्ट तरीकों के तहत गैर कानूनी है। अगर चुनाव में इस तरह की अपील की जाती है तो यह चुनाव को खारिज करने के लिए पर्याप्त है, और इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि इस तरह की अपील उम्मीदवार के धर्म के नाम पर हो, या उम्मीदवार के इलेक्शन एजेंट के धर्म के नाम पर, या फिर विरोधी उम्मीदवार या वोटर के धर्म के नाम पर की गई हो। इसका उल्लंघन होने पर कानून के तहत ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह इस देश के नेताओं और धर्म के ठेकेदारों को नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मौसम में बेशर्मी से नेता धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां कल से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चुनावी दंगल की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है। 2012 में 55 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट जीते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24% मुस्लिम है। 2012 में यहां 23 सीटों पर मुस्लिम चुने गए। अवध क्षेत्र में 16% मुस्लिम आबादी है। 2012 में यहां 15 सीटों पर मुस्लिम जीते थे। पूर्वांचल इलाके में 16% मुस्लिम आबादी है। 2012 में यहां 17 सीटों पर मुस्लिम जीते थे। बुंदेलखंड इलाके में 7% मुस्लिम आबादी है। यहां 2012 में एक भी सीट पर मुस्लिम नहीं जीते थे। हम आपको उत्तर प्रदेश में जिलेवार मुस्लिम आबादी के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से मायावती और अखिलेश के बीच मुस्लिम वोटों के लिए राजनीतिक छीना झपटी चल रही है। उत्तर प्रदेश में 12 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा है। 13 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 33% के बीच है। 12 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच है। 21 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 10 से 15% के बीच है। 17 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 10% से कम है। इसमें भी खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटों पर मायावती और अखिलेश यादव की खास नजर होती है, जहां से दोनों दलों ने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों की 140 सीटों पर 11 और 15 फरवरी को वोटिंग होनी है।
इसमें 11 फरवरी यानी कल होने वाली वोटिंग में 28% मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, अलीगढ़, हापुड़, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद शामिल हैं। 15 फरवरी के चरण में रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, संभल जैसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा एसपी कांग्रेस ने 58 और बीएसपी ने 43, आरएलडी ने 12 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। 26 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी और एसपी कांग्रेस गठबंधन दोनों के मुस्लिम कैंडिडेट आमने सामने हैं। पूरे यूपी में बीएसपी ने 99 और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने करीब 100 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। चुनाव आने पर मुस्लिम वोटों के लिए राजनीतिक कुश्ती करने वालों और धर्म के ठेकेदारों को सामने लाने वालों को कभी मुस्लिम समाज के दयनीय आंकड़े भी देख लेने चाहिए, क्योंकि अगर मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया और समाज की हालत नहीं सुधरी तो इसका जिम्मेदार किसी और को कैसे ठहराया जा सकता है। हालत यह है कि न शिक्षा न काम, मुस्लिम सिर्फ वोट के नाम बनकर रह गए हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में कामगार लोगों का राष्ट्रीय औसत 40% है, लेकिन मुस्लिम समाज में यह औसत सिर्फ 33% है। भारत में अनपढ़ लोगों की कुल आबादी 17% है, लेकिन मुस्लिम समाज में अनपढ़ आबादी 22% है। भारत में कभी स्कूल न जाने वाले बच्चे 19% हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में 29% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। भारत में हर घर का प्रति महीने औसतन खर्च 1128 रुपए है। मुस्लिम समाज में यह औसत सिर्फ 980 रुपए है। भारत में गरीबों की कुल आबादी 22% के करीब है, लेकिन मुस्लिम समाज में गरीबों की आबादी 25% है। भारत में बाल मजदूरी का राष्ट्रीय औसत 2.3% है, लेकिन मुस्लिम समाज में यह औसत 3% के करीब है। हम आपको उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के बारे में भी बताते हैं, जिस समाज के वोटों के लिए सबने अपनी अपनी राजनीतिक चालें चली हैं। 2013 में राष्ट्रीय आंकड़ों की एक स्टडी में बताया गया कि गरीबी के मामले में यूपी और बिहार की मुस्लिम आबादी देश में सबसे पिछड़ी है, जबकि केरल और गुजरात जैसे राज्यों में मुस्लिम आबादी में गरीबी सबसे कम है। केरल में गरीबी रेखा से नीचे मुस्लिम आबादी 27% से घटकर 8% हो गई, जबकि गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे मुस्लिम आबादी 31% से घटकर 7% रह गई। महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे मुस्लिम आबादी 48% से घटकर 28% पर आ गई, जबकि यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में अब भी 40% मुस्लिम आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक देश में यूपी की महिला मुस्लिम आबादी देश की सबसे अशिक्षित वर्ग है। यूं तो देश की राजनीति में अंधविश्वास के किस्सों की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करें तो अंधविश्वास की बड़ी मिसाल नोएडा से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक टोटका है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। इतिहास गवाह है कि पिछले 3 दशक में उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री नोएडा के दौरे पर गया वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। इसी टोटके की वजह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बड़े से बड़े मौके पर भी नोएडा नहीं गए और लखनऊ बैठकर ही नोएडा की तमाम योजनाओं का उद्घाटन करते रहे। तो आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री नोएडा को दूर से ही नमस्कार करने में अपनी भलाई क्यों समझते हैं। दिसंबर 2016 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरक्की के लिए अहम 11 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई। कायदे से तो मुख्यमंत्री को यह काम खुद नोएडा आकर करना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके लिए जगह चुनी 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ, यानी मुख्यमंत्री निवास। और इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ नोएडा सेक्टर 21A के स्टेडियम में। जरूरत है, आबादी की जरूरत है, उनको समाजवादियों ने पूरा करके दिखाया है। इसकी वजह ना तो काम की अधिकता थी न वक्त की कमी, बल्कि इसकी वजह थी अंधविश्वास, जिसके मुताबिक आज तक जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आया उसकी कुर्सी चली गई। यही वजह है कि बीते 5 सालों से सीएम की कुर्सी पर काबिज अखिलेश यादव के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उन्होंने नोएडा आने का कार्यक्रम टाला हो। आपका भविष्य भी इसी से जुड़ा है।
30 नवंबर 2016 को सीएम अखिलेश यादव ने नोएडा में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क का शिलान्यास किया, लेकिन वो नोएडा नहीं आए बल्कि लखनऊ से ही इसका उद्घाटन किया। 22 अगस्त 2016 को अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास से ही नोएडा की बेनेट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। 20 अप्रैल 2016 को भी अखिलेश यादव ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंचे। 5 अप्रैल 2016 को अखिलेश यादव नोएडा के सेक्टर 62 में पीएम मोदी के कार्यक्रम स्टैंड अप इंडिया में भी शामिल नहीं हुए। प्रोटोकॉल के मुताबिक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए आना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव तब भी नहीं आए। आपको याद होगा कि नोएडा के दादरी में विसाहड़ा गांव में मारे गए अखलाक के परिवार से सीएम अखिलेश यादव लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर मिले थे। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वो नोएडा नहीं आए। ऐसी तमाम तारीखें हैं जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नोएडा आने का निमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने निमंत्रण कबूल नहीं किया। इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोएडा में एक भी चुनावी रैली नहीं की। हालांकि कुछ दिन पहले जब वो नोएडा के बेहद नजदीक दिल्ली आए तो नोएडा के टोटके वाले सवाल पर ठहाके लगाकर बोले कि दोबारा सीएम बनने पर जरूर आऊंगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मान लिया कि मुख्यमंत्रियों के लिए नोएडा का दौरा करना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इतिहास ही कुछ यूं है कि नोएडा से जुड़ा ये राजनीतिक टोटका करीब 3 दशकों से चला आ रहा है। नोएडा से जुड़े अपशकुन की शुरुआत साल 1988 में हुई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को नोएडा दौरे के कुछ दिनों के अंदर ही सत्ता गंवानी पड़ी थी। हालांकि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया था। 1989 में मुख्यमंत्री एनडी तिवारी एक पार्क का उद्घाटन करने के लिए नोएडा आए। इसके कुछ ही दिन बाद उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार चली गई। 1998 में बतौर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का एक कार्यक्रम नोएडा में हुआ, जिसके बाद उनकी भी गद्दी चली गई। यही गलती 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने की तो वो दोबारा कुर्सी पर नहीं लौटे। 1997 में मायावती भी सीएम रहते हुए नोएडा पहुंच गई, जिसके बाद वो सत्ता से बेदखल हो गई। मायावती ने साल 2011 में एक बार फिर नोएडा आने का साहस दिखाया। अक्टूबर 2011 में दलित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया और अगले साल हुए चुनाव में वो सत्ता से बाहर हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंधविश्वास और टोटके जैसी चीजें सच्चाई से परे होती हैं, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री जैसे पद की हो तो उसे लेकर कौन रिस्क ले सकता है। ये मिथ है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं जा पाए, कोइंसिडेंस रहा होगा। हमारे मुख्यमंत्री वैसे इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं कि कहीं जाने से आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है कि नहीं, चुनाव जीतता है कि नहीं। उनका पूरा राजनीतिक जीवन केवल कर्म प्रधान है और केवल काम पे विश्वास करते हैं। नहीं, बहन जी ने 9 विधानसभाओं की एक साथ रैली करी। बहन जी तो तब भी नोएडा आई थी जब सरकार में थी। आपको ध्यान हो कालीचंद मार्केट में जब सरकार चल रही थी, बहन जी इस मिथक को नहीं मानती हैं। बाकी जो मुख्यमंत्री डरते हैं बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के, जब भी रहे हैं वो डरते हैं, वो नहीं आते हैं। बहन जी तो आई हैं, आपको ध्यान हो कालीचंद मार्केट में जब सरकार चल रही तभी बहन जी आई थी। नोएडा से इस बार बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह भी अपने बेटे के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे। हालांकि वो नोएडा के बेहद नजदीक दादरी के बिसाहड़ा गांव में चुनावी रैली कर चुके हैं। नोएडा ना आकर मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाते हैं, ये सुनने में ही अजीब लगता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनके कामों से बचनी या जानी चाहिए। अगर नोएडा आने से मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है तो होना तो ये चाहिए था कि नोएडा ना आने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी जानी भी नहीं चाहिए। इतनी सी बात नेताओं को न जाने क्यों समझ में नहीं आती। नोएडा उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का वो टुटका है जिससे हर पार्टी का राजनेता डरता है। यूपी की तमाम विधानसभाओं में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता गए, लेकिन नोएडा कोई नहीं आया। वजह में इतना सा वहम कि अगर कोई नोएडा आया तो वो सत्ता में नहीं आएगा। अब सोचिए, अगर नेताओं का ये हाल है तो फिर जनता के बारे में क्या ही कहना। कैमरामैन वेद के साथ विवेक शुक्ला, नोएडा, आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर नोएडा को दूर से नमस्कार करते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में वहम और अंधविश्वास से जुड़े कई किस्से हैं।
सियासी गलियारे में चर्चा है कि ज्योतिषी की सलाह पर अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर से चुनावी रैली शुरू की थी, जबकि यहां चुनाव 5वें दौर में होना है। दरअसल अखिलेश ने 2012 में भी चुनाव प्रचार की शुरुआत सुल्तानपुर से ही की थी, तो सत्ता में आए, इसीलिए इसे लकी मानते हैं। कानपुर के बीजेपी कार्यालय में एक कुर्सी रखी है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कुर्सी पर बैठे थे तो पार्टी सत्ता में आ गई। वहां के बीजेपी नेता इस कुर्सी को लकी मानते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती खास मौकों पर गुलाबी रंग की सूट पहनती हैं। लोग इसे शुभ अशुभ से जोड़ते हैं। हालांकि मायावती कहती हैं कि वो गुलाबी रंग की तरह समाज को उज्जवल बनाना चाहती हैं। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर को लेकर भी वहम है। कहा जाता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष दफ्तर की पुताई कराता है उसकी कुर्सी चली जाती है। 1992 में महावीर प्रसाद, 1995 में एनडी तिवारी, 1998 में सलमान खुर्शीद और 2012 में रीता जोशी, सब इसी तरह हटे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंधविश्वास के ये किस्से खूब कहे और सुने जाते हैं। हालांकि अगर पूरे देश में राजनेताओं के वहम की किस्सागोई शुरू हो जाए तो खत्म होने का नाम न ले। दुख इस बात का है कि जिन लोगों पर देश को विकास की राह पर ले जाने का दारोमदार है वो खुद भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। खबरदार में अब हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जो 70 साल बाद भी विकास से अछूता है। इस गांव के लोगों ने कल मतदान न करने की भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है। लोकतंत्र से इस गांव के लोगों का मोह भंग हो गया है। ये गांव यूपी में विकास के अखिलेश यादव के दावे पर बड़ा सवाल है। जो अखिलेश जी अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं ग्रेटर नोएडा का मुखौटा दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में आदिवासियों से बदतर हालत है हमारी। यहाँ पे परेशानी इतनी है कि आप गिनवान चाले करें तो आपको 1 घंटा लग जाएगा गिनवाने में। यहाँ पे ना बिजली की सुविधा है, ना शौचालय है, ना सरकारी स्कूल है, ना कोई अस्पताल है। यहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कत है, अभी तक किसी ने यहाँ की सुध नहीं ली है। ये ग्रेटर नोएडा के दलेलपुर गांव को बाकी की दुनिया से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। यहाँ हम उसी ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं जिसका प्रचार अखिलेश यादव ने यूपी के आईने की तरह किया, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने काम किया है और यहाँ विकास हो रहा है। विडंबना ये है कि यहाँ बदहाली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ कॉलेज तो छोड़िए एक प्राथमिक विद्यालय नहीं है, अस्पताल तो छोड़िए एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है और पुलिस स्टेशन तो दूर की बात रही, एक पुलिस पोस्ट भी नहीं है। ये दलेलपुर गांव है। सैटेलाइट सिटी ग्रेटर नोएडा इलाके का ये गांव आज भी तरक्की का मोहताज है। न स्कूल है, न कॉलेज, न अस्पताल, न कोई सरकारी दफ्तर। यमुना के एक किनारे पर यह गांव है तो दूसरे किनारे पर नोएडा अथॉरिटी का दफ्तर, जहां पहुंचने के लिए यमुना के प्रदूषित पानी से गुजरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। या तो 70 किलोमीटर लंबा रास्ता नापकर अथॉरिटी के दफ्तर पहुंचा जाए या फिर यमुना के गंदे पानी में डुबकी लगाई जाए। उधर से इधर आने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यमुना आने का कोई रास्ता नहीं है जी, पानी से निकल के आने का रास्ता है। यमुना में तैर के आते हैं? नहीं जी, ऐसे ही निकल जाते हैं। पानी ज्यादा होता है तो तैरना पड़ता है। उसमें गंदगी नहीं है? गंदगी बहुत है जी, निकलते हैं खुदा लग जाती है। इस गांव से ग्रेटर नोएडा की तरक्की खुली आंखों से दिख जाएगी। विशाल बहुमंजिली इमारतें साफ साफ दिखती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस गांव के लोगों की दिक्कतें सरकार और सिस्टम को सालों से दिख नहीं रही। 1981 में परिसीमन के बाद इस गांव को ग्रेटर नोएडा के हिस्से में डालकर सरकार और सिस्टम पूरी तरह दलेलपुर को भूल गया। अफसरशाही को छोड़िए, इस गांव की याद उन नेताओं को भी नहीं रही जो वोट की लालच में दरिया क्या समंदर भी लांघ जाए। चुनावी मौसम है लेकिन इस गांव में ना तो नेताओं का काफिला है, न चुनावी वादों का शोर, ना ही किसी किस्म की राजनीतिक गहमागहमी है। 21वीं सदी के इस भारत में दिल्ली के पास एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के बाद आज तक कोई वोट मांगने के लिए नहीं आया। दलेलपुर गांव के लोगों की माने तो ग्रेटर नोएडा का हिस्सा होने की वजह से उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अफसरशाही और नेतागिरी में मशगूल लोग उनकी समस्याओं को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ग्रेटर नोएडा के दलेलपुर गांव से अभिषेक आनंद, आज तक। यूपी के अमरोहा जिले के रहरा गांव में आज चुनाव प्रचार के दौरान अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिली। जिले की हसनपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ रैली करने पहुंचे थे। मंच पर योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करते हुए हसनपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी मंच की चौड़ाई का अंदाजा नहीं लगा पाए, मंच से नीचे गिर गए। ऊंचाई अच्छी खासी है इस मंच की। गनीमत सिर्फ इतनी रही कि उन्हें चोटें नहीं आई, वो उठकर उसी वक्त फिर मंच की ओर चले गए। लोग प्रत्याशी को भूलकर योगी योगी के नारे लगा रहे थे और उसी बीच वो मंच से ढलांग गए।